मेटासोमा पोस्ट एब्डोमिनल रीजन या पश्चकाय ओपिस्थोसोमा का दूसरा भाग है। इट इज़ नैरो, स्लेंडर एंड कंसिस्ट ऑफ 5 सिलेंड्रिकल सेगमेंट। ये जो भाग है यह है पतला और 5 सिलेंड्रिकल यानी वलयकारी सेगमेंट से मिलकर बनता है। इस सेगमेंट के एंड पर टेल्सन या स्टिंग पाया जाता है। Each segment of metasoma has complete tergal and sternal arc of octagonal shape formed by complete fusion of terga, sterna and pleurons. मेटासोमा के खंडों में जो डोर्सल सरफेस पर टर्गम उपस्थित होता है और वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम उपस्थित होते हैं और इन दोनों को प्लूरॉन के द्वारा जोड़ा जाता है। लेटरल साइड में जो कनेक्शन है टर्गम और स्टर्नम का वो प्लूरॉन के द्वारा होता है। इस सेगमेंट्स में यानी मेटासोमा रीजन में ये तीनों भाग जो हैं टर्गा, स्टर्ना और प्लूरॉन ये फ्यूज़ हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं और एक आर्क का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सेगमेंट है मेटासोमा का जो लास्ट सेगमेंट है वहाँ टेल्सन होता है और वहाँ पर डंक पाया जाता है। ये अपैरेटस बहुत ही विशिष्ट स्ट्रक्चर है। ये जो डंक है ये स्कॉर्पियन में बहुत ही विशिष्ट प्रकार की संरचना है। इसमें एक फूला हुआ आधार आशय जिसे कि वेसिकल कहते हैं या एम्पुला कहते हैं, स्वोलन पार्ट होता है ये पाया जाता है और एक मुड़ा हुआ स्पाइन लाइक कांटेनुमा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्युलस कहलाता है। यानी अगर हम जो स्टिंग है डंक है जो कि टेल्सन वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है हम उसकी बात कहें तो ये जो पॉइज़न है या स्टिंग ग्लैंड है ये 2 स्ट्रक्चर से मिलके बना है। एक बेसल स्वोलन पार्ट आधारीय फूला हुआ पार्ट जो कि एम्पुला या तुम्बिका कहलाता है और मुड़ा हुआ भाग जो कि कांटानुमा होता है एक्युलस कहलाता है। तो ये जो वेसिकल है जो स्वोलन पार्ट है इस स्वोलन पार्ट में इस आशय में एक जोड़ी पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है। इन ग्रंथियों की यानी इन पॉइजन ग्लैंड्स की महीन वहिकाएं एक्युलस या शल्यक में खुलती हैं। एक्युलस क्या है? वो कांटेनुमा मुड़ा हुआ कांटेनुमा स्ट्रक्चर है जो कि एम्पुला के आगे की तरफ होता है। तो ये जो रीजन है इस रीजन से 1 पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड विष ग्रंथि से निकलने वाली महीन वेसिकल्स यहाँ आकर खुलती है। एक्युलस एक इंजेक्शन की सुई की तरह काम करता है। यानी जिस प्रकार से इंजेक्शन में नीडल होता है ठीक उसी तरीके से जो स्टिंग है उसमें पाए जाने वाला मुड़ा हुआ एक्युलस सिरिंज के नीडल की तरह काम करता है जो कि पॉइज़न को छोड़ने का काम करता है, पॉइज़न को इंजेक्ट करने का काम करता है।
तो ये जेनाइटल एपर्चर के बारे में जो अभी स्क्रीन आपके सामने है इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। पॉइजन ग्लैंड्स जो कि हमारे टेल्सन या स्टिंग में प्रेजेंट होता है। स्टिंग यानी कि डंक, ये दो भाग से मिलकर बनता है। पहला फूला हुआ बेसल रीजन, अधर पर मौजूद स्वोलन पार्ट जो कि एम्पुला होता है, और उसके आगे मुड़ा हुआ कांटा नुमा संरचना होता है जो कि एक्यूलस कहलाता है। तो इस एक्यूलस से पॉइजन ग्लैंड से निकलने वाले जो वेसिकल्स हैं वो ओपन होते हैं, और जिस प्रकार से हम किसी को सुई लगाते हैं उसमें सिरिंज के अंदर पॉइजन भरा हुआ होता है और नीडल उसको दूसरे के शरीर में पहुंचाने का काम करता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर पाए जाने वाला एक्यूलस जो पॉइजन है उसको अपने शिकार पर छोड़ने का काम करता है। मानव के लिए बिच्छू का डंक जो है या विष जो है वो घातक नहीं होते। अब हम इनके उपांगों के बारे में बात करते हैं। अपेंडेजेस। बिच्छू के शरीर में 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं। इन स्कॉर्पियन देयर आर 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस इन द सेफेलोथोरेसिक रीजन एंड दीज आर चेलिसिरे, पेडिपैल्प एंड वॉकिंग लेग्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं चेलिसिरे, स्पर्शक या पेडिपैल्प्स और वॉकिंग लेग्स। चेलिसिरे शरीर के अग्र सिरे पर मुख के दोनों ओर पाया जाता है। ये मुख के पूर्व उपांग होते हैं, यानी कि ये प्री ओरल अपेंडेजेस हैं, और इनकी तुलना हम क्रस्टेशिया के जो एंटिने हैं उनसे हम कर सकते हैं। जिस प्रकार से क्रस्टेशियंस के अंदर एंटिने पाए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से हम चेलिसिरे को क्रस्टेशिया के एंटिने से, श्रृंगिकाओं से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। चेलिसिरे 3 सेगमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है, और ये सेगमेंट कीलाभ उपांग होते हैं, यानी दीज segments are chelate appendages। ये जो चेलिसिरे है इसका 3 भाग इस प्रकार से है। सबसे पहला भाग बेसल सेगमेंट होता है, दूसरा भाग इमूवेबल फिंगर होता है, और तीसरा भाग मूवेबल फिंगर होता है। पहला भाग जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, बेसल सेगमेंट जो कि शरीर से या मुख से जुड़ा हुआ होता है। ये जो आधारी खंड है ये वलयाकार होता है तथा कैरेपेस के नीचे छिपा हुआ होता है। दूसरे जो खंड हैं वो यहाँ से निकलते हैं, इससे जुड़े हुए होते हैं। चेलिसिरे का दूसरा खंड मोटा व फूला हुआ होता है। इसका भीतरी सतह दांतेदार होता है, जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, इट इज़ सीरेटेड, दांतेदार होता है, तथा यह चिमटी की गतिविहीन भुजा का निर्माण करता है। जिस प्रकार से जो चिमटी होती है उसमें एक इमूवेबल होता है और एक भाग मूव करता है, ठीक इसी प्रकार से जो चेलिसिरे का दूसरा भाग है वो मोटा पार्ट होता है, सूजा हुआ पार्ट होता है, जिसके अंदर के सरफेस पर दांत नुमा संरचना प्रेजेंट होते हैं, यानी वो सीरेटेड है, और यह इमोबाइल चिमटी का निर्माण करता है। तीसरा सेगमेंट जो है वो दूसरे खंड के बाहर के सरफेस से निकलता है। यह मुड़ा हुआ होता है, सिरेटेड यानी दांतेदार होता है, तथा जो चीला है, चेलिसिरेट है, उसकी चिमटी के मूवेबल भुजा का निर्माण करता है। तो जो चेलिसिरे है उसका उपयोग शिकार को पकड़ने, चीरने, फाड़ने आदि के लिए किया जाता है। दूसरा जो
अपेंडेज है ये पेडिपैल्प्स कहलाते हैं या पद स्पर्शक कहलाते हैं। यह बिच्छू के दूसरी जोड़ी उपांग होते हैं और they are present behind the chelicerae. These are clawed appendages. जैसे ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है चेलिसेरे की, पेडिपैल्प की है, तो ये चेलिसेरे के साइड में उपस्थित होते हैं। सेकेंड पेयर ऑफ अपेंडेजेस है, ये भी पोस्ट ओरल अपेंडेजेस होते हैं, यानी मुख के पश्च उपांग होते हैं, चेलिसेरे के पीछे उपस्थित होते हैं, शक्तिशाली यानी पावरफुल होते हैं, क्लॉड होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, इनमें चिमटी नुमा स्ट्रक्चर है। बिच्छू की एक विशेषता होती है जो कि और किसी एनिमल में पेडिपैल्प्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये स्कॉर्पियन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग क्लॉड स्ट्रक्चर है। पेडिपैल्प 6 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पहला कॉक्सा, दूसरा ट्रोकेंटर, तीसरा ह्यूमरस, चौथा ब्रेकियम, पांचवा मैनस और छठा मूवेबल फिंगर। सबसे पहला जो पार्ट है कॉक्सा, जिसको कि कक्षांग कहते हैं, यह ये जो पेडिपैल्प है इसका सबसे निचला खंड, सबसे पहला सेगमेंट होता है, जिससे यह सिफेलोथोरैक्स के द्वारा जुड़ता है। कॉक्सा के भीतरी किनारों पर, इनर साइड ऑफ कॉक्सा, मुख की तरफ, माउथ की तरफ एक पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे ग्नैथोबेस कहते हैं। ये आप इधर आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। माउथ के पास इनर सरफेस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि ग्नैथोबेस या हनु आधार जिसको हम कहते हैं। ये ग्नैथोबेस प्री ओरल कैविटी में जबड़ों की तरह काम करते हैं माउथ के अंदर, क्योंकि ये माउथ के पास होते हैं, तो ये जॉज के जैसा काम करते हैं। दोनों पेडिपैल्प्स के ग्नैथोबेस शिकार के शरीर को स्क्वीज़ करने का, निचोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जॉ के जैसे हैं, इक्विवेलेंट टू जॉज, और इनका काम क्या होता है, शिकार को पकड़ के उनको निचोड़ने का काम करते हैं। सेकेंड पार्ट पेडिपैल्प का ट्रोकेंटर होता है। ये अनियमित आकार का होता है, इरेगुलर इन साइज, और ह्यूमरस से एंटीरियर सरफेस पे जुड़ा हुआ होता है। फ्रॉम द एंटीरियर एंड इट इज़ अटैच्ड टू ह्यूमरस। जैसे मैंने आपको बताया कि पेडिपैल्प्स जो है वो चेलिसेरे के साइड से निकलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, ह्यूमरस, ब्रैंकियम, इमूवेबल फिंगर या मैनस, जिसमें कि इमूवेबल फिंगर होते हैं, और मूवेबल फिंगर, जिसको कि टार्सस भी कहते हैं। मूवेबल फिंगर को टार्सस भी कहते हैं। कॉक्सा के वो भाग जो कि माउथ की तरफ है, वहाँ से एक ट्रायंगुलर पत्ती नुमा संरचना निकलती है, जो कि जॉज का काम करती है, जबड़े का काम करती है। कॉक्सा के ऊपर ट्रोकेंटर है। ट्रोकेंटर सेकेंड सेगमेंट है, इरेगुलर इन शेप है एंड साइज, और ह्यूमरस से आगे जुड़ा हुआ होता है। ह्यूमरस
ट्रोकेंटर से बड़ा पार्ट है, सेगमेंट है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और उसके आगे की तरफ ये ब्रेकियम से जुड़ा हुआ होता है। एंटीरियर एंड पे ये ब्रेकियम से जुड़ा है और पोस्टीरियर एंड पे ये ट्रोकेंटर से जुड़ा हुआ होता है। ब्रैकियम ह्यूमरस के आगे से जुड़ा हुआ भाग है। यह बड़ा व शक्तिशाली खंड होता है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज सेगमेंट। और आगे की तरफ ये मैनस से जुड़ा हुआ होता है। मैनस यानी कि हैंड। मैनस एक लार्ज स्ट्रक्चर है जो कि बेसल आधार के तरफ से बेसल साइड से फूला हुआ होता है और इसके जो एंड्स हैं, एंटीरियर एंड इमूवेबल फिंगर का निर्माण करते हैं जो कि चिलेटेड होते हैं। इनमें जो दांत नुमा संरचना उपस्थित होती है। और पेडिपैल्प का जो लास्ट पार्ट है जो कि मूवेबल फिंगर कहलाता है या टार्सस, ये एक मोबाइल स्ट्रक्चर है, चिमटी नुमा संरचना है। यहाँ पर भी दांतेदार संरचना होते हैं। ये सेरेटेड है और अपने शिकार को पकड़ने, छूने आदि का काम करते हैं, उनको फाड़ने का काम करते हैं। ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन का भी काम करते हैं। ये स्पर्शक की भांति कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो अपेंडेजेस हैं स्कॉर्पियन के अंदर वो वॉकिंग लेग्स है। सेफेलोथोरैक्स में 4 जोड़ी वॉकिंग लेग्स पाई जाती है जो कि लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ द एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जीव के गमन में सहायक होते हैं। प्रत्येक टांग एक क्रम से जुड़े 7 खंडों का बना होता है और ये खंड पोडोमियर्स कहलाते हैं। जिस प्रकार से पेडिपैल्प्स के अंदर हमने देखा था कि 6 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक इसी तरीके से वॉकिंग लेग्स जो कि सेफेलोथोरेसिक रीजन से निकलते हैं 4 पेयर्स होते हैं, 4 जोड़ी ये होते हैं। इनमें भी कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं। 7 खंडों से ये बना होता है। सबसे पहला जो खंड है वो कॉक्सा कहलाता है, दूसरा खंड ट्रोकेंटर, तीसरा फीमर, चौथा पटेला, पांचवा टिबिया, छठा प्रोटार्सस और सातवां टार्सस। यहाँ पर आप देखिए पिक्चर में है कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, पटेला, टिबिया, प्रोटार्सस और टार्सस। प्रथम व दूसरी जोड़ी टांगों की, इनमें जो कॉक्सा रीजन है उसके भीतरी सरफेस पर तिकोने आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक वैसा ही जैसे कि पेडिपैल्प के कॉक्सा में होता है। ये संरचना भी नाथोबेस कहलाती है। प्रथम व दूसरी जोड़ी टांगों के ये जो कॉक्सा है वो मूवेबल है, गतिशील होते हैं और इन पर उपस्थित नाथोबेस मैक्सिलरी प्रोसेस का काम करते हैं। ये भोजन को कुतरने का कार्य करने में सहायक होते हैं। तीसरी और चौथी टांगों के जो कॉक्सा होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, तथा टिबियल्स पर इनमें उपस्थित होता है। कुछ बाहर कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, कुछ उभार निकलते हैं इनमें से और ये उभार टिबियल्स पर कहलाते हैं। प्रोटार्सस जो रीजन है, सेगमेंट है, वहाँ पर पीडल्स पर नामक उभार पाया जाता है और लास्ट सेगमेंट टार्सस पर 2 या 3 नुकीले श्रृंगी नखर पाए जाते हैं, 2 और 3
क्लॉज आर फाउंड, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं इधर, टार्सस, और टार्सस से निकलने वाले जो क्लॉ हैं, 2 to 3 क्लॉ आर फाउंड। बॉडी वॉल ऑफ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन की बॉडी वॉल 3 स्तरों से मिलकर बनती है। सबसे पहला क्यूटिकल, दूसरा हाइपोडर्मिस, और तीसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप इस फिगर में देख रहे हैं, नीचे से हम ऊपर चले तो पहला बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर हाइपोडर्मिस और फिर क्यूटिकल। क्यूटिकल बॉडी वॉल का सबसे बाहरी काइटिनी युक्त अकोशीय स्तर होता है। इट इज़ अ काइटिनस स्ट्रक्चर। यह इसका एक्सोस्केलेटन यानी स्कॉर्पियन के एक्सोस्केलेटन का निर्माण करता है। क्यूटिकल फिर 3 स्तरों में विभेदित हम इसको कर सकते हैं। पहला टीलोस्ट्रैकम, दूसरा एपीऑस्ट्रिकम और तीसरा हाइपोस्ट्रिकम। ये तीनों ही लेयर आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं। आउटर सरफेस पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है जो कि स्कॉर्पियन के एक्सोस्केलेटन का निर्माण करता है, और इसमें 3 डिस्टिंक्ट लेयर होते हैं। पहला टीलोस्ट्रैकम, दूसरा एपीऑस्ट्रिकम और तीसरा हाइपोऑस्ट्रिकम। क्यूटिकल में कई सारी महीन यानी कि फाइन नलिकाएं, ट्यूब्यूल्स या कैनल्स पाई जाती हैं जो क्यूटिकल की बाहरी सतह पर खुलती हैं। द बॉडी वॉल ऑफ स्कॉर्पियन, as I have already told you, is made up of 3 layers: cuticle, hypodermis and basement membrane. Cuticle is the outer non-living chitinous layer which is generally bright in color. As I have already told you, dark black, चमकीला काले रंग का होता है या येलो कलर का। The cuticle is secreted by underlying layer of hypodermis. Cuticle consists of 3 distinct layers: the superficial layer or telostricum, middle layer epiostricum and the inner layer hypoostricum. Cuticle is traversed by numerous canals which open to outside surface. Hypodermis consists of single layer of columnar cells filled with pigment granules. सेकेंड स्ट्रक्चर जो हमारा बॉडी वॉल का है वो है हाइपोडर्मिस। ये एक कोशिकीय स्तर की होती है। इस स्तर की कोशिकाएं स्तंभाकार यानी कॉलमनर होती हैं। इस स्तर की कोशिकाओं में पिगमेंट कणिकाएं पाई जाती हैं और अधिचर्म यानी हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं रोमनुवा प्रवर्धों के रूप में रूपांतरित होती हैं जो क्यूटिकल की बाहरी स्तर पर उभरे रहते हैं। Some of the hypodermis cells are modified so as to form hair which project above the cuticle and are sensitive to touch. The basement membrane is a thin basal membranous like structure which is situated just below the hypodermis. ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस जो है कॉलमनर सेल्स हैं, सिंगल लेयर की बनी हुई होती है जो कि ग्रैन्यूल पिगमेंट से भरे हुए होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियन। बिच्छू का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट
comprises of mouth. एलिमेंट्री कैनाल जो है ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर की बात करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट, द एलिमेंट्री कैनाल which starts from the mouth and terminates at anus, and second, the digestive gland which secretes digestive enzymes to digest the food. अब हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो मुख से, माउथ से गुदा तक, एनस तक फैली रहती है। एलिमेंट्री कैनाल को निम्नलिखित 4 भागों में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड द एलिमेंट्री कैनाल इनटू फॉलोइंग 4 पार्ट्स। फर्स्ट, प्री ओरल कैविटी। सेकंड, फोरगट और स्टोमेडियम। then midgut or mesenteron, and fourth, hindgut or proctadium. Now let us see these parts one by one. Pre-oral cavity, यह एक बड़ी मुख के आगे खुली हुई गुहा होती है। यानी माउथ जो है वो एक कैविटी में खुलता है और ये कैविटी प्री ओरल कैविटी कहलाती है। प्री ओरल कैविटी इज एनक्लोज्ड बिटवीन द बेसल सेगमेंट ऑफ फर्स्ट 4 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। ये अग्रकाय की 4 जोड़ी उपांगों द्वारा घिरी रहती है। इस कैविटी का ऊपरी भाग 2 चेलिसिरे तथा लेब्रम का बना हुआ होता है। Laterally it is bounded by coccyx of the pedipalpi above the rostrum. In front of the coccyx of chelicerae and below by 2 pair of maxillary process of coccyx of first 2 pair of walking legs. हमने ये जब अपेंडिजेस के बारे में डिस्कशन किया था तब उसमें देखा था कि किस प्रकार से पेडिपैल्प के कॉक्सा से एक लीफ लाइक ग्नैथोस्टोम निकलती है जो कि जॉ का निर्माण करते हैं और जो भी शिकार है, प्रे है, उसके शरीर को निचोड़ने का काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से वॉकिंग लेग्स 4 जोड़ी होते हैं, उसमें फर्स्ट 2 पेयर ऑफ लेग्स के कॉक्सा से भी ये ग्नैथोस्टोम बाहर निकलते हैं जो कि भी जॉ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मैक्सिलरी प्रोसेसेस के जैसे काम करते हैं जो कि अगेन फूड के मैसेरेशन वगैरह में सहायक होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गुहा का ऊपरी भाग 2 चेलिसिरे तथा लेब्रम का बना होता है और लेटरल में यह पेडिपैल्प के कॉक्सा द्वारा सुरक्षित रहती है। इसका फर्श प्रथम 2 जोड़ी चलन टांगों की जंभिका प्रवर्ध यानी जो कॉक्सा से जो प्रोसेस निकल रहे थे उसके बने हुए होते हैं। सेकेंड पार्ट of elementary canal is the foregut और स्टोमेडियम। यह आहार नाल का वह एंटीरियर रीजन होता है जो कि क्यूटिकल द्वारा अस्तरित होता है। यह भाग मुख, ग्रसनी व ग्रसिका से मिलकर बना हुआ होता है। The first part of elementary canal is the
pre-oral cavity. Second part is the foregut. Foregut comprises of mouth, pharynx and esophagus. मुख प्री ओरल कैविटी के पीछे की तरफ का एक छोटा संकरा अनुप्रस्थ छिद्र होता है. What is mouth? Mouth is a small, narrow, transverse opening situated below the base of the rostrum and behind pre-oral cavity. यहाँ ओरल का मतलब होता है मुख, प्री यानी कि मुख से पहले का जो भाग है, तो वो गुहा जो कि मुख से पहले होती है वो प्री ओरल कैविटी कहलाती है. और ये किसके द्वारा बनी हुई होती है? हम पहले देख चुके हैं कि माउथ के आगे जो लेब्रम है उसके द्वारा, फिर हमारे जो पेडिपैल्प के कॉक्सा से निकलने वाले जो दो एक्सटेंशंस है ग्नैथोस्टोम्स उनके द्वारा, और वॉकिंग लेग के कॉक्सा से निकलने वाले जो एक्सटेंशन हैं जिनको कि मैक्सिलरी प्रोसेस कहा गया है, इनके द्वारा जो कैविटी बनती है, गुहा बनती है, वो प्री ओरल कैविटी कहलाती है. इसके पीछे माउथ प्रेजेंट होता है जो कि स्मॉल स्लिट लाइक छोटा और एक कटा हुआ सा भाग होता है, संकरा भाग होता है जो कि अनुप्रस्थ छिद्र के रूप में पाया जाता है. यह लेब्रम के नीचे स्थित होता है और माउथ जो है इट लीड्स टू फेरिंग्स. ट्रांसवर्स ओपनिंग है विच इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द रोस्ट्रम and behind pre-oral cavity mouth leads to pharynx. Pharynx pear-shaped bulbous and muscular structure है which is situated obliquely below the mouth. It is provided with a thick chitinous internal lining and numerous muscles outside. The muscles are distinguished into sphincter and dilator. The sphincter muscle keeps the pharynx contracted while dilator muscle dilates it considerably. Therefore, pharynx acts as a powerful suctorial organ for sucking the liquid food. ग्रसनी एक बड़ी पेशीय व चूषणीय संरचना होती है. इसकी भित्ति लचीली है. इसकी भित्ति से सिफेलोथोरिक्स की भित्ति तक मांस पेशियों के अनेक समूह पाए जाते हैं. ये पेशियाँ यानी मसल्स ग्रसनी को चूषक अंग की तरह कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं. इनमें कौन कौन से प्रकार के जो पेशियाँ हैं वो पाई जाती हैं? स्पिंस्टर मसल और डायलेटर मसल. स्पिंस्टर मसल का काम होता है फेरिंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करना यानी संकुचित करना, और डायलेटर मसल का काम होता है फेरिंग्स को डायलेट करना यानी कि उसका प्रसार करने में सहायता देता है. तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन के द्वारा जो सक्शन का काम किया जाता है, चूषण का काम किया जाता है. फेरिंग्स के ठीक पीछे ईसोफेगस होती है. यह तंत्रिका वलय के मध्य से होकर गुजरती है, यानी फेरिंग्स is followed by a small, narrow, delicate tube called the esophagus. Esophagus passes through the nerve ring and opens into midgut or mesenteron. Esophagus, pharynx जहाँ esophagus में खुलती है
वहीं पर लार ग्रंथियों से आने वाली एक जोड़ी लार वहिकाएँ आकर खुलती है। तो जैसे ईसोफेगस फेरिंग्स जो है वो ईसोफेगस में आकर खुलती है, उसी जगह पर जिस पॉइंट से फेरिंग्स और ईसोफेगस की ओपनिंग होती है वहाँ सलाइवरी ग्लैंड द्वारा 1 पेयर ऑफ सलाइवरी डक्ट ओपन होते हैं। मिडगट फेरिंग्स और ईसोफेगस के बाद का जो भाग है वो मिडगट या मीजेंट्रॉन कहलाता है। मीजेंट्रॉन इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टमक एंड इंटेस्टाइन with 2 digestive glands. The mesentron is lined internally by epithelium and is devoid of internal chitinous lining. इससे पहले फेरिंग्स, ईसोफेगस आदि में काइटिनस लाइनिंग प्रेजेंट थी, इंटरनल काइटिनस लाइनिंग उपस्थित थी। मिडगट या मीजेंट्रॉन में इंटरनल काइटिनस लाइनिंग जो है वो अनुपस्थित होती है और मीजेंट्रॉन इंटरनली एपिथेलियम के द्वारा अस्तरित होता है। अग्र आंत्र के पीछे एक लंबी चौड़ी सीधी नलिका पाई जाती है जिसकी भित्ति ग्रंथिल होती है, उसे मीजेंट्रॉन या मध्य आंत्र कहते हैं। यह अमाशय यानी स्टमक और आंत्र दैट इज इंटेस्टाइन नामक 2 भागों से मिलकर बनती है।